Hello student, I am Azhar sir and once again you all welcome the wonderful session of the Core Biology Institute। कैसे हैं आप सभी लोग? बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और बहुत बेहतरीन डायरेक्शन में अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए कोर बायोलॉजी इंस्टीट्यूट आप सभी के लिए लेके आया है वन शॉर्ट सीरीज, एक ऐसे चैप्टर का जिसका कि बोर्ड एग्जाम में अपना वेटेज है। इस चैप्टर का नाम है आर इन्वायरमेंट। ये चैप्टर आपको प्रोवाइड करता है एग्जाम में 5 to 6 मार्क्स। तो अगर मैं 30 मार्क्स के बायोलॉजी के पेपर में एक सिंगल चैप्टर आपको 6 मार्क्स प्रोवाइड कर रहा है तो आप सोच सकते हो कि इस चैप्टर का कितना बड़ा वेटेज है। ओके, तो आज यहां पर हम विद इन आवर 1 घंटे के अंदर ही एक अच्छे नोट्स के साथ, एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ ये पूरा चैप्टर जो है समझने का प्रयास करेंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अ लेक्चर। मैं अक्सर कहता हूं स्टूडेंट्स कि आपके हाथ में एक पेन और कॉपी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे नोट्स का होना इंपॉर्टेंट है, तभी आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर पाओगे। ओके, तो बिना समय को गवाए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट टॉपिक टू बी कवर्ड। इस पूरे चैप्टर के अंदर जो हमारा आपके साथ स्टूडेंट डिस्कशन होना है, जो हमारा आपके साथ डिस्कशन होना है वो किन किन टॉपिक्स के ऊपर हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं, पहले उसको एक बार देख लेते हैं। इन्वायरमेंट चैप्टर का नाम यही है, शुरुआत भी यहीं से करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, इकोसिस्टम, फूड चेन एंड फूड वेब, ट्रॉपिक लेवल, 10% लॉ, depletion of ozone layer, biodegradable and non-biodegradable waste and biological magnification. These are the important topics for your board examination. जितने टॉपिक्स मैंने यहां लिखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, इसमें मैंने कुछ अलग से टॉपिक को एड ऑन भी किया है स्टूडेंट। तो जो टॉपिक मैंने अलग से एड ऑन किया हुआ है, ठीक है, उस टॉपिक के ऊपर भी हम बात करेंगे आपसे। ओके, तो बिना समय को गवाए स्टार्ट करते हैं इस पूरे सेशन के पहले टॉपिक की, ठीक है, जिसका नाम है इन्वायरमेंट। स्टूडेंट, इन्वायरमेंट क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, नोट करते चलेंगे आप। यहां से देखिए लिखा है आर इन्वायरमेंट क्या है, द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड वेयर वी लाइव कॉल्ड आर इन्वायरमेंट, ठीक है। तो फिजिकल वर्ल्ड और बायोलॉजिकल वर्ल्ड जहां पर हम रहते हैं वही हमारा इन्वायरमेंट है। यहां पर एक टर्म आई है फिजिकल एंड बायोलॉजिकल। तो फिजिकल का मतलब क्या होता है, फिजिकल के अंदर एबायोटिक कंपोनेंट आ जाएंगे, जैसे सॉइल हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया। बायोलॉजिकल कंपोनेंट के अंदर क्या आ जाएंगे, बायोटिक कंपोनेंट आ जाएंगे, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, ह्यूमंस हो गए। समझ में आ रहा है? तो अगर में एक इन्वायरमेंट है, जैसे ये इन्वायरमेंट है, ये इमेज है इन्वायरमेंट की, तो इस पूरे इन्वायरमेंट में आपको कितनी चीजें दिख रही हैं, एक नॉन लिविंग दिखेगी, एक लिविंग दिखेगी। यहां पर आपको अगर में प्लांट दिख रहा है तो प्लांट, ये प्लांट कैसा है, बायोलॉजिकल कंपोनेंट है। अगर मैं यहां पर आपको वाटर दिख रहा है तो वाटर कैसा है, फिजिकल कंपोनेंट है। तो इन्हीं ये सारी चीजें प्रेजेंट है हमारे इन्वायरमेंट में। बात समझ में आई? तो डेफिनेशन निकल के आई, द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड वेयर वी लाइव इज कॉल्ड आवर इन्वायरमेंट। ओके स्टूडेंट, बाकी सारी बातें यहां पर लिखी है, उसमें एयर है, सॉइल है, वाटर है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, प्लांट है, ह्यूमंस है। समझ में आ रहा है? तो ये रहा हमारा इन्वायरमेंट। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं अपने सेकेंड टॉपिक्स की, जिसका नाम है इकोसिस्टम। स्टूडेंट, इकोसिस्टम आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा आप केयरफुली सुनेंगे। पहले तो आप डेफिनेशन के ऊपर जाए। इकोसिस्टम इज द इंटरैक्शन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। ओवरऑल इकोसिस्टम इज द इंटरैक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। देखिए यहां पर क्या लिखा है, ecosystem is the interaction between living and non-living organism called ecosystem. An ecosystem is a self-contained unit of livings, plant, animals, decomposers and their non-living environment, soil, air and water. तो अब चलिए इस डेफिनेशन को थोड़ा सा हम प्रूफ करते हैं कि इकोसिस्टम इज द इंटरैक्शन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाउ, कैसे कह सकते हैं कि एक इकोसिस्टम में लिविंग और नॉन लिविंग का इंटरैक्शन होता है। सपोज दैट स्टूडेंट
आई हैव द वन पॉन्ड, मैंने कहा कि ये एक पॉन्ड है, ठीक है, क्या है, पॉन्ड, एक तालाब है स्टूडेंट, ठीक है, और इस पॉन्ड के अंदर यहां पर वाटर है, ये यहां पर क्या है, वाटर है, ठीक, H2O कर दूं यहां पर वाटर, ठीक। तो स्टूडेंट्स जो ये वाटर यहां पर है, ये आप बताओ क्या है, बायोटिक कंपोनेंट है कि एबायोटिक कंपोनेंट? डेफिनेटली आप कहोगे सर ये नॉन लिविंग कंपोनेंट है, तो इसको हम रख देंगे कहां पर, एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर। कहां पर, एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर। बट मैं यहां पर अगर मैं कहूं कि इसके अंदर यहां पर एक फिश है स्टूडेंट, यहां पर क्या है, फिश है, ठीक है, मान लेते हैं ये फिश है। तो अब बताओ कि जो ये फिश है, ठीक है, ये क्या है, बायोटिक की, ये बायोटिक? डेफिनेटली आप कहोगे लिविंग है तो ये बायोटिक है, ये क्या है, बायोटिक है। तो पॉन्ड एक इकोसिस्टम हो गया, पॉन्ड क्या हो गया, पॉन्ड एक इकोसिस्टम हो गया, और इस इकोसिस्टम के अंदर इन दो चीजों का इंटरेक्शन है, एक वाटर का, एक क्या, फिश का। बात समझ में आ रही है? तो डेफिनेशन निकल के आई कि इकोसिस्टम इज द इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बात समझ में आ रही है भाई? एक इकोसिस्टम में इंटरेक्शन होता है दो चीजों का, लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, मैं इस क्लास में पढ़ा रहा हूं, ठीक है, अपने स्टूडियो के अंदर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो यहां पर हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, तो हमको क्या चाहिए, सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो मेरा इंटरेक्शन ऑक्सीजन के साथ है कि नहीं है, क्योंकि मुझे तो ऑक्सीजन चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो मैं ऑक्सीजन को इंटेक कर रहा हूं, तो मेरा इंटरेक्शन किसके साथ है, एयर के साथ। तो एयर एबायोटिक कंपोनेंट हो गया, मैं बायोटिक कंपोनेंट हो गया, तो हो गया ये हमारा क्लासरूम, मेरा इकोसिस्टम हो गया। बात समझ में आई? एक पॉइंट यहां पर आप नोट करेंगे स्टूडेंट, एक पॉइंट यहां से आप नोट करेंगे, द साइज ऑफ द इकोसिस्टम, द साइज ऑफ इकोसिस्टम, the size of ecosystem always variable, इकोसिस्टम की साइज हमेशा वेरिएबल होती है। अच्छा, इस शब्द का मतलब क्या होगा कि सर इकोसिस्टम की साइज वेरिएबल कैसे होती है? स्टूडेंट्स मेरी बात सुने आप, जैसे आपने पॉन्ड देखा है, तालाब, तो तालाब जो है उसका वह एक अपना इकोसिस्टम है, उसका एक एरिया होगा, डायामीटर होगा कुछ, जितने में वो होगा एरिया में। रिवर आपने देखा है, रिवर की साइज तालाब से बड़ी है, तो एरिया चेंज हो गया, साइज बड़ी हो गई, तो साइज वेरिएबल हो रही है कि नहीं हो रही है? आपने ओशियन का इकोसिस्टम देखा है, तो ओशियन का इकोसिस्टम बहुत बड़ा होगा, साइज वेरिएबल हो गई। चलो आप रोड पे चल रहे हो, कहीं रोड पर आप जा रहे हो, आप देख रहे हो कि रोड पे कहीं डिच है, गड्ढा है, गड्ढे में पानी है, पानी में क्या होगा, जम्स होगा, तो उस जम्स का इकोसिस्टम वही गड्ढा हो गया। मैंने कहा कि आप एक ग्लास ले लो यार, आप एक ग्लास ले लो, ग्लास में पानी ले लो, पानी ऐसे रूम में रख दो, कुछ दिन के बाद उसमें क्या होगा, जम्स की ग्रोथ हो जाएगी, बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाएगी, तो उस बैक्टीरिया का इकोसिस्टम क्या हो गया, वह एक ग्लास पानी हो गया। बात समझ में आ रही है? तो इकोसिस्टम की साइज क्या हो रही है, वेरिएबल है ना, वो हमेशा चेंज होती रहती है। तो हम यहां पर समझ गए कि इकोसिस्टम इज द इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट स्टूडेंट्स, ठीक है। अब प्यारे बच्चों बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, जिसका नाम है कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। वेरी वेरी आईएमपी बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसको आप अपने एग्जाम्स के लिए, इसको अपने आप एग्जाम्स के लिए लगा लीजिए कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछ सकता है कि व्हाट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के मेजर कंपोनेंट क्या क्या है? स्टूडेंट्स ध्यान से आप देखें क्या लिखा है, all the ecosystems are made up of 2 main component। इकोसिस्टम, कोई भी इकोसिस्टम हो, पॉन्ड का इकोसिस्टम हो, रिवर का इकोसिस्टम हो, फॉरेस्ट का इकोसिस्टम हो, इकोसिस्टम ढेर टाइप्स के होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे। कोई भी इकोसिस्टम हो, उसके 2 मेजर कंपोनेंट हो सकते हैं प्यारे बच्चों। एक तो होगा एबायोटिक, क्या होगा, एबायोटिक, एंड द सेकेंड वन इज द बायोटिक कंपोनेंट। अब बताओ, आंसर दो, What is the major component of ecosystem? आपका आंसर होगा सर बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। एक इकोसिस्टम में 2 ही कंपोनेंट हो सकते हैं, एक बायोटिक एक
एबायोटिक कंपोनेंट। अब प्यारे बच्चों, आपका अगला पॉइंट यहां पर बनता है कि सर ये एबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है। तो आ जाइए समझते हैं कि एबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है। प्यारे बच्चों देखिए, लिखा है द एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूड फिजिकल इन्वायरमेंट लाइक सॉइल, वाटर एंड एयर अलोंग विद द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो स्टूडेंट एबायोटिक कंपोनेंट में नॉन लिविंग कंपोनेंट आते हैं। तो नॉन लिविंग कंपोनेंट में क्या क्या हो जाएगा? सॉइल हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, एयर हो जाएगा, ठीक है। एंड अलोंग विद द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, फास्फोरस, सल्फर, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द एबायोटिक कंपोनेंट। तो आपके दिमाग में यह बात आ गई कि एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर सारे के सारे नॉन लिविंग मैटर आएंगे। क्या आएंगे? नॉन लिविंग मैटर आएंगे, ठीक है। देन द बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है स्टूडेंट? ध्यान से देखिए, द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम इज द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। तो बायोटिक कंपोनेंट के अंदर लिविंग बींग्स आएंगे। तो लिविंग बींग्स के अंदर क्या क्या आ जाएगा? कम्युनिटी ऑफ, देखो यहां पर क्या शब्द लिखा है? कम्युनिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो भाई कम्युनिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म में क्या आएगा? ह्यूमन आएगा, प्लांट आएगा, एनिमल आएगा। समझ में आ रहा है? द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम इंक्लूड्स 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। चलिए स्टूडेंट, उसके बाद हमने क्या किया? बायोटिक कंपोनेंट को 3 भाग में बांट दिया। बायोटिक कंपोनेंट को हमने इंक्लूड 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, 3 टाइप्स में हमने बायोटिक कंपोनेंट को डिवाइड कर दिया। बायोटिक को किया, एबायोटिक को नहीं किया, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है? ऑटोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स एंड सेप्रो। बेटा है ये क्या है? सेप्रोट्रॉफ्स। देखिए बायोटिक कंपोनेंट को हमने कैटेगराइज कर दिया यार। बायोटिक कंपोनेंट को हमने कैटेगराइज कर दिया, डिवाइड कर दिया 3 कैटेगरी के अंदर। कैटेगरी क्या है प्यारे बच्चों? ऑटोट्रॉफ, हेटरोट्रॉफ एंड सेप्रोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ क्या होगा? इसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर। इसमें प्लांट्स आते हैं बेटा। ऑटोट्रॉफ्स में क्या आ जाएंगे? प्लांट्स आ जाएंगे। इनको हम कहते हैं प्रोड्यूसर। क्यों? क्योंकि ये अपने फूड का प्रिपरेशन खुद से करते हैं। ये अपना भोजन, अपना फूड खुद से बनाते हैं, तो उसको ऑटोट्रॉफ्स कह देते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है बेटा? यहां पर ओ रहेगा बेटा। ट्रॉफ्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखिए, यहां पर लिखा है हेटरोट्रॉफ्स। इसको कहते हैं कंज्यूमर। तो इसमें एनिमल्स आ जाएंगे, ह्यूमंस आ जाएंगे, ये कंज्यूमर हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। अच्छा, सेप्रोट्रॉफ्स, इसमें डीकंपोजर आते हैं। तो डीकंपोजर में बैक्टीरिया आ जाएगा। क्या भाई आ जाएगा? बैक्टीरिया आ जाएगा और फंजाई, बैक्टीरिया एंड फंजाई। आपने क्या कहा भैया कि सर कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम 2 होते हैं, एक एबायोटिक होता है, एक बायोटिक होता है। एबायोटिक में फिजिकल जो है इन्वायरमेंट हमारा इंक्लूड हो जाएगा, सॉइल हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, एयर हो जाएगा, लेकिन कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी आ जाएंगे, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, फास्फोरस, सल्फर, सोडियम आ जाएगा। बात समझ में? लेकिन बायोटिक कंपोनेंट जो है इसमें लिविंग मैटर आएंगे, प्लांट आएगा, एनिमल आएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया कि बायोटिक कंपोनेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। नंबर 1 ऑटोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स एंड सेप्रोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स को हम कहते हैं प्रोड्यूसर, इसमें प्लांट्स आता है। हेटरोट्रॉफ्स के अंदर हम बात करते हैं कंज्यूमर्स की, इसमें एनिमल्स आते हैं स्टूडेंट। एंड सेप्रोट्रॉफ्स के अंदर हम बात करते हैं डीकंपोजर्स की, इसमें इंक्लूड होता है बैक्टीरिया एंड फंजाई, दीज आर द कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम स्टूडेंट्स। क्या आपको ये टॉपिक समझ में आया? डेफिनेटली आना चाहिए। नोट्स आप अच्छा बनाएंगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम में आपका नोट्स एप्रोप्रिएट होना चाहिए, तभी आपके मार्क्स रिफ्लेक्ट करेंगे एग्जाम में बेटा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, मूव करते हैं हम यहां पर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इसको मैं आपको एक रे चार्ट से समझा देना चाहता हूं। चलिए, रे चार्ट ये आपको काफी मदद कर देगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस रे चार्ट को आप जरूर जो है बनाएंगे स्टूडेंट्स। चलिए ध्यान से देखिए क्या लिखा है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, रे चार्ट को ध्यान से देखिए। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, यहां पर लिखा है एबायोटिक फैक्टर, या इसी को एबायोटिक कंपोनेंट भी कह लो, एबायोटिक
एंड दूसरा लिखा है बायोटिक फैक्टर। ये तो इतना तो आपको समझ में आ रहा है कि इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक। प्यारे बच्चों, तो एबायोटिक को भी हम कैटेगराइज कर रहे हैं दो पार्ट में, एक क्लाइमेटिक फैक्टर, एक इडाफिक फैक्टर। क्या यहां पर थोड़ा सा ज्यादा कर रहा हूं, इसको आपको नोट करना पड़ेगा। एबायोटिक फैक्टर को मैंने कैटेगराइज कर दिया दो पार्ट में, क्लाइमेटिक फैक्टर एंड इडाफिक फैक्टर। इडाफिक फैक्टर, क्लाइमेटिक फैक्टर में आ जाएगा आपका रेन, इसको हटाइए अभी। क्लाइमेटिक फैक्टर में क्या आ जाएगा आपका रेन, टेम्परेचर एंड लाइट विंड, ये सब आ जाएगा क्लाइमेटिक फैक्टर में। इडाफिक फैक्टर में सॉइल आ जाएगा, पीएच आ जाएगा, मिनरल्स आ जाएंगे। याद करिए आप इसको, ठीक। अब आ जाइए बायोटिक फैक्टर्स के अंदर क्या क्या आ गया बेटा, प्रोड्यूसर। अभी तो आप पढ़े हो ना यार कि बायोटिक कंपोनेंट को तीन जो है पार्ट में आपने कैटेगराइज किया, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स। तो प्रोड्यूसर्स के अंदर ग्रीन प्लांट आ जाएंगे, उनको हम ऑटोट्रॉफ्स कह देंगे। कंज्यूमर्स के अंदर ये तीन तरीके के होते हैं, ये कई तरीके के होते हैं। कंज्यूमर्स आर ऑफ मेनी टाइप्स, ठीक है, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, क्वार्टनरी कंज्यूमर। इन सभी को हम हेटेरोट्रॉफ्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स कह देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट, डीकंपोजर्स। इसमें बैक्टीरिया आता है, फंजाई आता है, इनको सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। बैक्टीरिया और फंजाई को सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। क्यों कहते हैं प्यारे बच्चों, अभी रीजन दूंगा आपको, पहले ये चार्ट आप जरूर बनाएं। मेंटेन करिए ये चार्ट, आप मेंटेन कर ले चार्ट। चलिए स्टूडेंट्स, अब यहां पर हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मूव करते हैं टॉपिक नंबर नेक्स्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ डीकंपोजर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स। इसको भी आप जरूर ध्यान से फोकस करके स्टडी करेंगे, ठीक है, कि इकोसिस्टम के क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ डीकंपोजर। डीकंपोजर का इंपॉर्टेंस इकोसिस्टम में क्या है। देखिए डीकंपोजर्स क्या होते हैं, पहले आप डेफिनेशन को नोट कर लें यहां से प्यारे बच्चों, क्या लिखा है यहां पे देखिए, द decomposers decompose dead remain of plant and animals and their waste organic products into simple organic substances which are released into the atmosphere for reuse by the plant. Thus they help in the recycling of materials. देखिए स्टूडेंट एक बात समझिए, डीकंपोजर्स में दो चीजें आती हैं। डीकंपोजर्स में दो चीजें आती है, ऐसे आप नोट करेंगे इसको। एक आपकी होगी बेटा फंजाई, क्या होगी, फंजाई, प्लस इसमें ऐड कर दीजिए बैक्टीरिया, क्या, बैक्टीरिया। अब इन डीकंपोजर्स को हम सेप्रोट्रॉफ्स भी कहते हैं, अभी आप पढ़ के आए हो, डीकंपोजर्स को हम क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। तो ये डीकंपोजर्स होते क्या हैं, दे आर ऑलवेज डिपेंड ऑन द डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमेशा डेड एंड डिकेइंग मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमेशा सड़े गले पदार्थों के ऊपर निर्भर होते हैं, उन्हीं को डीकंपोजर्स कहते हैं। प्यारे बच्चों, कभी आपने ऐसा देखा कि कहीं पर अगर में आपके आस पड़ोस में कोई एनिमल की डेथ हो जाती है, कुछ दिन के बाद उसकी बॉडी डिकम्पोज होने लगती है, सड़ने और गलने लगती है, तो क्या आपने इस बात को कभी सोचा कि जो एनिमल की बॉडी डिकम्पोज हो रही है, सड़ और गल रही है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। डेफिनेटली वहां पर रोल किसका है, डीकम्पोजर्स का है। ये फंजाई और बैक्टीरिया अगर में उसकी बॉडी को डिकम्पोज नहीं करेंगे तो फिर वो एनवायरनमेंट में इसी तरीके से पड़ा रहेगा। बात समझ में आ रही है। तो एक तरीके से डीकम्पोजर्स एनवायरनमेंट को क्लीन करने का भी काम कर रहे हैं, ठीक है, और उस पूरे मटेरियल को फिर से सॉइल में मिला दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो डीकंपोजर्स एक तरीके से फंजाई और बैक्टीरिया होते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो बात यहां पर देख लो क्या लिखा है, द डीकंपोजर्स डीकंपोज डेड रिमेन, प्लांट को भी एंड एनिमल एंड देयर वेस्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इनटू सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में ये कन्वर्ट कर देते हैं, कौन,
फंजाई और बैक्टीरिया विच आर रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। फिर पूरा मटेरियल एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं, वो रिलीज कर देते हैं बाय द प्लांट, थस दे हेल्प इन द रिसाइकलिंग ऑफ द मटेरियल। पूरा मटेरियल फिर से भाई रिसाइकल हो गया ना। तो एक तरीके से कह लो प्यारे बच्चों कि डीकंपोजर, देखो डीकंपोजर्स का काम होता है कि अगर में कोई भी मटेरियल हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे इन्वायरमेंट में खासकर पड़ा हुआ है, मान लो कोई एनिमल की डेथ हो गई, तो अब उसको उसकी पूरी बॉडी को ये क्या करते हैं, डीकंपोज कर देते हैं, है ना, तोड़ देते हैं। जिस तरीके से एक तरीके से डीकंपोजर्स एटमॉस्फेयर को क्लीन करने का भी काम कर रहे हैं, तो इनका एक इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक, अब प्यारे बच्चों मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। स्टूडेंट्स थोड़ा सा आप अगर में पेशेंस रखेंगे तो पूरा टॉपिक आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा बेटा, लेकिन धैर्य का होना अति आवश्यक है, अन्यथा चीजें नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में भी ये एक बार एग्जाम में 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ चुका है कि इकोसिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं। बेसिकली द इकोसिस्टम आर ऑफ 2 टाइप्स, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। प्यारे बच्चों इकोसिस्टम को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, कितने टाइप्स में है, 2 तरीके के, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो आपको यह बात समझ में आ रही होगी कि नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है, जिसमें ह्यूमन का कोई एफर्ट ना हो, जो अपने से बना हो, नेचुरल वो कहलाएगा। लेकिन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या है, जिसमें ह्यूमन का एफर्ट हो, जिसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस हो, उसको आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहेंगे। तो अब यहां पर लर्न करने वाली बात आती है कि नेचुरल इकोसिस्टम में कौन कौन से इकोसिस्टम आएंगे। नेचुरल इकोसिस्टम में इंक्लूड होगा डिजर्ट इकोसिस्टम, ठीक है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, और भी हो सकते हैं। लेकिन आप बताओ डिजर्ट का जो डिजर्ट है, रेगिस्तान, वो उसका अपना एक इकोसिस्टम है, तो ये तो अपने से बना होगा, ह्यूमन ने नहीं इसको बनाया होगा। फॉरेस्ट इकोसिस्टम अपने से बना होगा, मरीन इकोसिस्टम अपने से बना होगा, फ्रेश वाटर जिसे हम लेक इकोसिस्टम भी कहते हैं, ठीक है, एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो ये सारे के सारे नेचुरल इकोसिस्टम में आ गए। अब आओ बेटा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आपको आ जाएगा एक्वेरियम, एग्रीकल्चर फील्ड और जू। जैसे एक्वेरियम क्या होता है, आपने देखा है कि घरों में लोग एक कांच का जार होता है बेटा, बड़ा सा, उसके अंदर वाटर डाल देते हैं, एक ऑक्सीजन पंप लगा देते हैं, उसमें कुछ जो है सजावटी कुछ मछलियां आती हैं, कलरफुल फिश आती है, उसमें डाल देते हैं। ठीक है, सारा एक मतलब एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम का फॉर्मेशन कर देते हैं। एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम का फॉर्मेशन, फिश का फूड उसके अंदर डाल देंगे, एक्वेरियम के अंदर ऑक्सीजन पंप लगा दिए हैं। बात समझ में आ रही है? तो एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम का वहां पर फॉर्मेशन हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है, उसको कहते हैं एक्वेरियम। एग्रीकल्चर फील्ड, जहां पर हम खेती करते हैं प्यारे बच्चों, जैसे कि हमारा कोई खेत है भाई, फील्ड है, उस फील्ड में हमने कोई क्रॉप लगा दिया, तो वो जो एग्रीकल्चर फील्ड है वो भी किस में आ जाएगा, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आ जाएगा। जू, जहां पर हम जानवरों को देखते हो, एक जू के अंदर हम लोग क्या करते हैं भाई, हाँ, उसका देख रेख पालन करते हैं लोग ना ऐसे, तो उसको क्या कहते हैं, जू। ठीक है, और ये भी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंदर इंक्लूड होगा बेटा। ठीक है, अब यहां पर एक रे चार्ट है आपके लिए। अब यहां पर थोड़ा सा अगर मैं रे चार्ट को फोकस कर लें तो कुछ बातें और आपको समझ में आएंगी। इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ये तो क्लियर है बेटा। ठीक है, देन नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर क्या क्या आ जाएगा, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आ जाएगा, एक्वेटिक इकोसिस्टम आ जाएगा स्टूडेंट। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या क्या आ जाएगा, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डिजर्ट इकोसिस्टम। ठीक है, टेरेस्ट्रियल का जो लैंड का पूरा इकोसिस्टम है यार, उसमें क्या क्या आ जाएगा, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड डिजर्ट इकोसिस्टम। एक्वेटिक, जो पानी, एक्वाटिक का मतलब वाटर, एक्वा का मतलब पानी होता है, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर क्या क्या आ जाएगा, मरीन इकोसिस्टम और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंदर देख लो यहां पर क्या क्या आ जाएगा, एग्रीकल्चर फील्ड, एक्वेरियम अभी पढ़ा आपने, पोल्ट्री फार्म और जू। पोल्ट्री फार्म समझ रहे हो, जहां पर मुर्गी पालन होती है भाई, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, पोल्ट्री फार्म कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ये बात याद हो गई होगी कि टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम कितने, 2 तरीके के, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम के ये रहे एग्जांपल, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के ये रहे एग्जांपल आपके सामने। ओके जी, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम आपको क्लियर हुआ।
बिल्कुल, वेरी नाइस, वेरी गुड स्टूडेंट्स। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ प्यारे बच्चों मूव करते हैं, और यहां पर हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो इकोसिस्टम अभी आप पढ़ के आ रहे हो, कौन कौन से, नेचुरल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो उस नेचुरल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को थोड़ा सा यहां पर हम आपको शो करा दे रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां पर आप ध्यान से देखिए, आप यहां पर ध्यान से, मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लूं बेटा जिससे आपको विजिबल हो अच्छे से सारी चीजें। यहां पर देखिए टाइप्स ऑफ, क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम विथ एग्जाम्पल, विथ एग्जाम्पल। यहां पर लिखा है नेचुरल इकोसिस्टम है ये, तो इसमें एक चीज लिखा है क्या, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल में ग्रासलैंड, देख रहे हो पूरा एक प्लेन इलाका है, कैसा इलाका है, एक पूरा मैदान है यार जिसपे केवल घास घास है, एकदम ग्रासलैंड कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है पूरा, ठीक है। ये फॉरेस्ट है, जंगल है, समझ में आ रहा है। तो ये भी कहां पर आ जाएगा, नेचुरल इकोसिस्टम में आ जाएगा। ये देख डिजर्ट है, रेगिस्तान, रेगिस्तान ये कहां पर आ जाएगा, नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये देख बेटा नेचुरल एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर आ जाए, पानी वाला। ये देख मरीन, जो समुद्र है बेटा, ये देख, ठीक है, ये भी नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर आएगा। यहां पर देखो क्या लिखा, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, लेक कह रहे हैं, झील जिसे कहते हैं, ठीक है, ये कहां पर आ जाएगा, नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर। एक्वेरियम देख रहे हो, एक्वेरियम जो लोग घरों में सजावट के लिए रखते हैं भैया, ठीक है, ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंदर इंक्लूड होता है प्यारे बच्चों। देन क्रॉप फील्ड, देख यहां पर किसान क्या कर रहे हैं भैया, अपने खेतों में काम कर रहे हैं, देख ले इधर, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंदर आ जाएगा। स्टूडेंट्स आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि नेचुरल इकोसिस्टम क्या है और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या है। नेचुरल इकोसिस्टम जो जिसमें कोई ह्यूमन का एफर्ट ना हो, जिसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस ना हो, उसको क्या करते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का मतलब है जिसमें ह्यूमन का इंटरफेयर हो भाई, जो ह्यूमन ने बनाया हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम कितने टाइप्स के हैं, क्लियर हो गया, नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब प्यारे बच्चों मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की, और नेक्स्ट टॉपिक है साइकिल ऑफ इकोसिस्टम। अच्छा प्यारे बच्चों, साइकिल ऑफ इकोसिस्टम क्या है, इसको भी एक बार ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है। साइकिल ऑफ इकोसिस्टम ध्यान से देखिए, पहले तो आपको समझाते हैं कि साइकिल क्या होता है। अरे चलाने वाली साइकिल नहीं यार, ठीक है। अब देख साइकिल क्या होता है, ध्यान से देख। जैसे मैं कहूं कि यहां से एक पॉइंट है हमारा, हम यहां से चले फिर इसी पॉइंट पर आ गए, तो इसको कह देते हैं साइकिल। ये साइकिल है, ये साइकिल है, ठीक है। तो जो इकोसिस्टम की साइकिल होती है वो साइक्लिक होती है, कैसी होती है, जो इकोसिस्टम की साइकिल होती है वो क्या होती है, साइक्लिक होती है। कैसी होती है, इकोसिस्टम की साइकिल कैसी होती है, साइक्लिक होती है। देखो क्या होता है, इंसान पैदा होता है, बड़ा होता है, ठीक है, बूढ़ा होता है, मर जाता है, पैदा हुआ, बूढ़ा हुआ, मर गया, साइकिल चली, जहां से आया वहीं चला गया। तो इकोसिस्टम की साइकिल कैसी हो गई, साइक्लिक हो गई। इस बात को इस चीज से आप समझ सकते हो प्यारे बच्चों। देखो यहां पर लिखा है प्रोड्यूसर, क्या लिखा है, प्रोड्यूसर प्लांट होते हैं, बात समझना यहां पर ध्यान से। प्रोड्यूसर क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं। प्रोड्यूसर क्या होते हैं प्यारे बच्चों, प्रोड्यूसर्स प्लांट्स होते हैं, ठीक है। इस प्लांट्स को ईट कौन किया, कंज्यूमर्स, ये सारे कंज्यूमर्स हैं। कंज्यूमर्स की मान लो डेथ हो गई, डेथ होने के बाद अगर में भैया ये सब मरेंगे तो इसको डिकम्पोजर क्या कर देंगे, ये डिकम्पोजर्स सड़ा और गला देंगे, तोड़ देंगे, डिकम्पोज कर देंगे इनको, और फिर ये सारे के सारे मटेरियल एबायोटिक कंपोनेंट मिल जाएंगे एटमॉस्फेयर के अंदर। तो जहां से चले फिर वहीं पर आ गए भैया, और जो इनसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, जो भी निकलेगा, फिर वो प्लांट उसे इंटेक कर लेगा, प्लांट इसे यूटिलाइज कर लेगा। तो जहां से हम चले थे फिर उसी साइकिल पे आ गए। तो कह सकते हैं कि इकोसिस्टम की साइकिल कैसी होती है, साइक्लिक होती है। जहां से यहां से चले फिर यहीं पर आ गए, ऐसे बात समझ में आ रही जी। ये है इकोसिस्टम की साइकिल बेटा। देख क्या लिखा है, द साइकिल ऑफ इकोसिस्टम इज ऑलवेज साइक्लिक, लिखा है, ठीक है। दिस साइकिल इंडिकेट अबाउट द एनर्जी फ्लो, और ये साइकिल इंडिकेट किस चीज को करती है, एनर्जी फ्लो को करती है। क्योंकि अगर मैं प्लांट को ये सब खाएंगे तो इसकी एनर्जी इसमें जाएगी, ये इसको खाएंगे तो इसकी एनर्जी इसमें जाएगी। एक तरीके से एनर्जी फ्लो को भी क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ओके जी, चलिए बहुत अच्छा स्टूडेंट्स। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, फूड चेन एंड फूड वेब। चलिए देखिए एग्जाम में ये पूरा क्वेश्चन आ सकता है आपको किस तरीके से,
या तो डिफाइन करने के लिए आ जाए कि डिफाइन द फूड चेन एंड फूड वेब, या तो आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द फूड चेन एंड फूड वेब, और ये लॉन्ग में आ सकता है, 4 या 5 नंबर में ये आ सकता है। तो इसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है आपको। देखिए क्या है फूड चेन, क्या है बेटा, ध्यान से देखो, डेफिनेशन नोट करो साथ साथ में। क्या लिखा है? फूड चेन, फूड चेन, द फूड चेन शो द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विद इन एन इकोसिस्टम। मान लीजिए एक कोई इकोसिस्टम है, एक क्या है, कोई इकोसिस्टम है, और उस इकोसिस्टम में फूड चेन है। फूड चेन क्या है? ये एनर्जी के ट्रांसफर को, देखिए क्या लिखा है, द फूड चेन शो द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विद इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है ना, एक लेवल से दूसरे लेवल में, उसी को हम क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं। अभी समझाऊंगा आपको। यहां पर देखिए, अ फूड चेन ऑलवेज रिप्रेजेंट यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अच्छा, फूड चेन हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है। फूड चेन कैसी होती है? यूनिडायरेक्शनल होती है। केवल एक ही डायरेक्शन में अगर मैं ऐसे बढ़ गई तो फिर ऐसे नहीं, उल्टा नहीं आएगी, एक डायरेक्शन में जा रही है, उसको क्या कहते हैं? यूनिडायरेक्शनल। ऐसा क्यों कह रहे हैं अभी इफ डायग्राम में समझेंगे। अगला बात यहां पर नोट करेंगे आपको, जनरली द फूड चेन्स आर 4 to 5 ट्रॉपिक लेवल। तो फूड चेन जनरली 4 से 5 ट्रॉपिक लेवल की ही होती है, यह बात भी समझेंगे, ठीक है। यहां पर द स्टडी ऑफ द फूड चेन इन एन एरिया और हैबिटेट, ठीक है, और अच्छा, और हैबिटेट। चलिए यहां पर इस पॉइंट को थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक स्टूडेंट, तो इसको आप अभी नोट ना करें, इसको नोट ना करें आप, इसको अभी रहने दें आप, ठीक है। अब यहां पर मेरी बात सुने, इसको भी अभी रहने दें। अब मेरी बात ध्यान से सुने, 2-3 पॉइंट आपको यहां पर नोट करना है कि फूड चेन शो द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विद इन एन इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम में एनर्जी के ट्रांसफर को शो करता है फूड चेन, और ये यूनिडायरेक्शनल होता है, और ये फूड चेन 4 से 5 ट्रॉपिक लेवल तक ही होती है। अब बेटा यहां पर देखो, देखो यहां पर लिखा है प्रोड्यूसर, यहां पर ग्रास लिखा है, प्लांट समझो, जो भी आप समझ लो। तो ये प्रोड्यूसर्स है, ये क्या है, यहां पर ध्यान दो, ये अगर में प्रोड्यूसर्स हैं जिसमें हम ग्रास कह रहे हैं, ठीक है। इस प्रोड्यूसर को कौन खाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर, जिसको हम ग्रासोफर कह रहे हैं। मान लो ग्रासोफर ने इस ग्रास को खा लिया, इस घास को इस ग्रासोफर ने खा लिया। तो अब बताओ, आप ध्यान से समझना, इस ग्रास की एनर्जी क्या यहां से यहां तक गई कि नहीं गई? गई। तो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसी को फूड चेन कहते हैं। क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं। और जो प्रोड्यूसर को खाएगा उसको प्राइमरी कंज्यूमर कह देंगे। क्या कह देंगे? प्राइमरी कंज्यूमर। अब बात समझो, इस ग्रासोफर को कौन खा जाएगा? फ्रॉग ईट कर जाएगा। तो फ्रॉग को हम क्या कह देंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर, क्योंकि वो प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहा है। तो जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा उसको सेकेंडरी कंज्यूमर कह देंगे। तो इस ग्रासोफर की एनर्जी इस फ्रॉग के अंदर चली गई। बोलो भाई, ट्रांसफर हो गई एनर्जी। तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। अब देखो, इस फ्रॉग को जो खाएगा तो उसको हम टर्शियरी कंज्यूमर कह देंगे, जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाएगा उसे क्या कह देंगे? टर्शियरी कंज्यूमर। तो यहां की एनर्जी यहां पर ट्रांसफर हो गई, ठीक है। इस स्नेक को कौन खा जाएगा? हॉक खा जाएगा। तो हॉक को हम कह दें क्या? फाइनल कंज्यूमर। हमने कह दिया, क्या कह दिया? फाइनल कंज्यूमर। अब ये हॉक जब मरेगा तो इसको कौन खाएगा? डीकंपोजर्स। अभी आपने पढ़ा कि डीकंपोजर्स में बैक्टीरिया और फंजाई आता है। तो अब बताओ, इस तरीके से फूड चेन जो है उसमें एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसी को फूड चेन कहते हैं। अच्छा, मैक्सिमम ट्रॉपिक लेवल यहां पर लिखा 4 to 5, 4 to 5 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, 3 4 5। बात समझ में आ रही है? तो ज्यादा से ज्यादा जो फूड चेन का ट्रॉपिक लेवल होता है वो 4 से 5 ट्रॉपिक लेवल का ही होता है, क्योंकि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत आगे तक नहीं जा सकता है। बात समझ में आ रही है? फूड की अवेलेबिलिटी वहां पर उतनी नहीं रह पाएगी फिर, ठीक। चलिए, अब स्टूडेंट्स ये तो रहा फूड चेन। 3 पॉइंट फूड चेन के आप याद करेंगे ध्यान से। एक तो याद करेंगे आप कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा फूड चेन में यूनिडायरेक्शनल। देखो, यूनिडायरेक्शनल मतलब एक डायरेक्शन में ऐसे गई एनर्जी का फ्लो हुआ, तो ऐसा नहीं है कि फिर ये रिवर्स हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो एक डायरेक्शन में एनर्जी ऐसे ट्रांसफर हो रही है तो उसको कह देते हैं यूनिडायरेक्शनल। ट्रॉपिक लेवल केवल 4 से 5 तक हो सकता है। दिस इज ऑल अबाउट द फूड चेन।
अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों फूड वेब क्या होता है। ठीक है, आइए ध्यान से देखते हैं फूड वेब क्या होता है। देखिए इधर फूड वेब, चलिए ध्यान से देखिए तो फूड वेब क्या होता है भाई। स्टूडेंट्स फूड वेब की बात कर लेते हैं। देखिए पहले तो आप डेफिनेशन को नोट करें, डेफिनेशन को नोट करना बहुत जरूरी है। अगर मैं ये दोनों आप टॉपिक्स को नोट कर लेते हो तो आप इसको डिफरेंशिएट करके भी एग्जाम में लिख सकते हो, कोई डाउट नहीं होगा आपको। देखिए क्या लिखा है, द इंटरकनेक्टेड फूड चेन ऑपरेटिंग in an ecosystem which form the network of relation between the various species is called food web, is called food web। अभी समझा रहा हूं आपको। फिर क्या लिखा, each organism generally eaten by two or more other kind of organism। ठीक है, फिर लिखा है if in food web many food chains are interconnected। देखो क्या होता है, देखो फूड वेब क्या होता है। जैसे आप देखो यहां पर ध्यान से, थोड़ा ध्यान से आप देखना इस इमेज को। प्यारे बच्चों यहां पर क्या है, यहां पर ग्रास है, यहां पर क्या है, ग्रास है। ठीक है, तो इस ग्रास को कौन कौन ईट कर रहा है, देखो इस ग्रास को ग्रासोफर भी खा रहा है, इसी ग्रास को माउस भी खा रहा है। तो एक प्रोड्यूसर को खाने वाले ढेर सारे हैं। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो यहां फ्रॉग है, यहां क्या है, फ्रॉग है। इस फ्रॉग को स्नेक भी खा जा रहा है, स्नेक भी ईट कर जा रहा है, ऑल भी, उल्लू भी खा रहा है इसको। बात समझ में आ रही है। तो भाई अब यहां पर इंटरकनेक्टेड फूड चेन आपको दिख रही होंगी, ढेर सारी फूड चेन, मेनी फूड चेन्स है एक ऑर्गेनिज्म के लिए। जैसा आपने देखा, बात समझो, आपने फूड चेन में क्या देखा, ग्रास को ग्रासोफर ने खाया, एक सिंगल चेन चल रही है, एक सिंगल चेन चल रही है। फूड चेन में क्या चल रही है, ग्रास को ग्रासोफर ने खाया, एक सिंगल फूड चेन चल रही है। लेकिन प्यारे बच्चों फूड वेब में क्या हो रहा है, जैसे ये फ्रॉग है, इस फ्रॉग को स्नेक भी खा जा रहा है, इसी फ्रॉग को आउल भी खा जा रहा है। तो ढेर सारी फूड चेन आपस में इंटरकनेक्टेड यहां पर हो गई। जैसे कि यहां पर देखो, यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर एक माउस है, तो माउस को कौन कौन खा जा रहा है, माउस को देखो यहां पर दिखाया है कि आउल भी खाएगा, हॉक भी खा जाएगा, और इसी माउस को जो है फॉक्स भी खा जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो एक फूड के ऊपर, ठीक है, कई कंज्यूमर क्या है, डिपेंडेंट है। बात समझ में आ रही है। जैसे मैं कहूं कि यहां पर आपका रैट है, यह माउस है, यहां पर क्या है, माउस है। ठीक है बेटा, यहां पर माउस है। तो इस माउस को यहां पर दिखाया है कि आउल भी खा सकता है, इस माउस को यहां पर भैया कौन खा लेगा, हॉक भी खा लेगा। ठीक है, इसको जो है फॉक्स भी खा लेगा। क्या खा लेगा, फॉक्स भी खा लेगा। ठीक है, अच्छा अब यहां पर ये तो रहा फूड वेब। देखो फूड वेब में क्या होता है कि ढेर सारे फूड चेन आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। मेनी फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड कॉल्ड फूड वेब। जब ढेर सारी फूड चेन्स आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं तो उसी को फूड वेब कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, फूड वेब कहते हैं। ठीक, अच्छा यहां पर क्या लिखा, ईच ऑर्गेनिज्म जनरली ईटन बाई टू और मोर अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक जानवर है, एक को दो या दो से अधिक कंज्यूमर क्या करेंगे, खा जाएंगे, इसको फूड वेब कह देंगे। क्या कह देंगे, फूड वेब। तो स्टूडेंट अब आप डिफरेंशिएट कर सकते हो फूड चेन और फूड वेब के बीच में। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट आइए, टॉपिक नंबर नेक्स्ट, टॉपिक लेवल। वेरी वेरी आईएमपी बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए देखिए यहां पर बात करते हैं टॉपिक लेवल क्या होता है। तो इसको जरूर आप नोट करेंगे इस सारे पॉइंट को। प्यारे बच्चों नोट करना बहुत जरूरी है, नोट करेंगे आप। टॉपिक लेवल क्या होता है, देखिए द वेरियस स्टेप इन अ फूड चेन एट विच द ट्रांसफर ऑफ अ फूड एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ अ फूड या एनर्जी कह लो, ठीक है, टेक्स प्लेस आर कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। तो स्टूडेंट ट्रॉपिक लेवल में होता क्या है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में। अभी समझा दे रहा हूं पॉइंट आपको। जैसे यहां पर आप इमेज देख पा रहे हो, अगर बहुत साफ इमेज नहीं है तो मैं आपको एक इमेज यहां पर ड्रॉ करके समझा देना चाहूंगा प्यारे बच्चों। देखिए जैसे ये एक है क्या, ठीक है,
इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। जैसे स्टूडेंट मैं यहां पर लिखूं प्रोड्यूसर, क्या लिखूं? यहां पर प्लांट लिख दूं। क्या लिख दूं? प्लांट। मान लो इस प्लांट को ग्रासोफर ने खाया, इस प्लांट को ग्रासोफर ने ईट किया, इस ग्रासोफर को मैंने कहा जो है फ्रॉग ने खा लिया, इस फ्रॉग को मैंने कहा स्नेक ने खा लिया। ठीक है, अब बात समझो। अब जो इसको हम T1 कह लें, इसको T2 कह लें, ये T3 एंड ये T4 कह लें बेटा। ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट, ट्रॉपिक लेवल सेकेंड, ट्रॉपिक लेवल थर्ड, ट्रॉपिक लेवल फोर्थ। अब आप थोड़ा सा सोचो यहां पर कि जो प्लांट है वो प्रोड्यूसर है। प्लांट को अगर मैं ग्रासोफर खा रहा है, कौन खा रहा है? ग्रासोफर खा रहा है, तो प्लांट की एनर्जी ग्रासोफर में गई कि नहीं गई? तो T1 ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट की एनर्जी T2 में ट्रांसफर हो गई कि नहीं हो गई? तो अब जो आपका ग्रासोफर है, ग्रासोफर को अगर मैं फ्रॉग ने ईट किया तो ग्रासोफर की एनर्जी फ्रॉग में गई, तो T2 की एनर्जी T3 में ट्रांसफर हो गई। फ्रॉग को अगर मैं स्नेक ने खा लिया तो T3 की एनर्जी T4 में ट्रांसफर हो गई। बात समझ में आ रही है? वही बात लिखा है, द वेरियस स्टेप इन फूड चेन एट विच द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है ना, ऐसे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस आर कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल, और इसी को ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं T1, T2, T3 एंड T4। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर देखो, द प्लांट्स आर प्रोड्यूसर, प्लांट प्रोड्यूसर होता है, एंड कंस्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। वही बात यहां रखा हूं कि प्लांट प्रोड्यूसर होते हैं, और उनको मैंने पहले ट्रॉपिक लेवल में T1 में रख दिया है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल T1। भाई T का मतलब ट्रॉपिक लेवल, फर्स्ट का मतलब फर्स्ट। ठीक है, अब सुनो, हर्बिवोर्स विच कंस्टिट्यूट द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। तो बेटा हर्बिवोर्स का मतलब जो ग्रास ईटिंग ऑर्गेनिज्म है। तो भैया हाई ग्रासोफर क्या है? ग्रास ईटिंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसको हर्बिवोर कहते हैं, उसको मैंने T2 में रख दिया। कॉर्निवोर्स कंस्टिट्यूट द थर्ड ट्रॉपिक लेवल, तो फ्रॉग इंसेक्ट को खा जा रहा है, ग्रासोफर को, तो फ्रॉग कार्निवोर्स हो गया, तो उसको मैंने कहां दिया? T3 में रख दिया। एंड लार्ज कार्निवोर्स, स्नेक को मैंने कहां पर रख दिया भाई? स्नेक को मैंने T4 में रख दिया। तो अब यहां से यह समझ में आया कि ट्रॉपिक लेवल का मतलब है एनर्जी का ट्रांसफर होना एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में, है ना? बात समझ में आई? और इसी पूरे फेनोमेनन को हम कहते हैं स्टूडेंट ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। ठीक, नोट करेंगे इसको जी, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। हो गया? चलिए, बहुत अच्छा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए, टॉपिक नंबर नेक्स्ट, 10% लॉ। वेरी वेरी IMP स्टूडेंट, ये क्वेश्चन तो आपको भैया एकदम ध्यान से पढ़ लेना है कि 10% लॉ क्या होता है। ये जरूर एग्जाम में पूछेगा। ध्यान से देख, 10% लॉ। एक साइंटिस्ट है बेटा, उनका नाम पर नोट कर। ठीक है, उनका नाम है लिंडमैन। क्या नाम है साइंटिस्ट का? लिंडमैन्स। ठीक है, लिंडमैन्स। अब इन्होंने एक लॉ दिया 1942 में। कब दिया? 1942 में इन्होंने एक नियम दिया, एक लॉज दिया। लॉ क्या है आइए देखते हैं। लिखा है कि एट ईच ट्रॉपिक लेवल अबाउट 10% ऑफ एनर्जी, 10% ऑफ एनर्जी is transferred to the next tropic level, whereas the rest is utilized for the metabolic activities and lost heat in the environment. The 10% law was given by Lindemann in 1942, जो मैंने यहां पर लिखा है। तो अब मेरी बात समझो ध्यान से। ठीक, मेरी बात ध्यान से समझो। जैसे मैं कहूं कि यहां पर प्लांट है, यहां पर क्या है? प्लांट है। प्लांट के पास मान लो 100% एनर्जी है। प्लांट के पास कितनी एनर्जी भाई? मान लेते 100% एनर्जी है। ठीक है, प्लांट को मैंने कहा कोई एनिमल खा ले। क्या खा ले? कोई एनिमल इस प्लांट को ईट कर ले। तो यहां पर केवल इस प्लांट की बात समझना बेटा, केवल इस प्लांट का 100 में से 10% एनर्जी इस प्लांट के अंदर जाएगी, इस एनिमल के अंदर। सॉरी, अगर मैं ये एनिमल, बात समझो यार, अगर मैं ये एनिमल इस प्लांट को खा रहा है, अब प्लांट के अंदर 100% एनर्जी है। ठीक है, तो इस एनिमल के अंदर इस 100% का केवल 10% आएगा। तो अब क्वेश्चन होता है सर ये 90% एनर्जी फिर कहां गई?
बात समझ में आ रही है? तो 90% एनर्जी यूटिलाइज हो गई मेटाबॉलिक एक्टिविटी में। बॉडी में केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं ना, मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है ना, तो 90% एनर्जी तो खर्च हो गई कहां पर? मेटाबॉलिक एक्टिविटी में। तो 100% का केवल 10% इसके अंदर आया। लिंड्समैन ने यही बताया है कि अगर मैं ट्रॉपिक लेवल में, हर एक ट्रॉपिक लेवल में केवल 10% एनर्जी के हिसाब से ही, ठीक है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो जो है एनर्जी ट्रांसफर होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, यहां से एक एग्जांपल ले लेते हैं और 10% लॉ आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखो यहां पर है प्रोड्यूसर, यहां पर क्या है, ध्यान से समझ भाई, यहां पर है प्यारे बच्चों प्रोड्यूसर। अब बता प्रोड्यूसर क्या होते हैं? प्लांट होते हैं यार। प्रोड्यूसर क्या होते हैं? प्लांट होते हैं। तो अब इसके पास लिखा मान ले यहां पर, ठीक है, इसके पास मान ले मैं कहूं कि इसके पास 10 लाख किलो कैलोरी की एनर्जी है। चल एक सवाल लगा देते हैं, इसके पास, इस प्रोड्यूसर के पास 10 लाख किलो कैलोरी की एनर्जी है। तो अब इस अगर में प्लांट को कोई प्राइमरी कंज्यूमर खा गया, इसको कोई प्राइमरी कंज्यूमर क्या किया? खा गया। तो अब इस 10 लाख का 10% कितना होगा? इस 10 लाख का 10% कितना होगा? 1 लाख होगा। 1 लाख होगा। बात समझ में आ रही? 1 लाख हो गया। ठीक है, तो केवल 10% एनर्जी का ही ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना, केवल 10% एनर्जी ही यहां से यहां ट्रांसफर हुई। अरे भाई 10 लाख थी, 10 लाख थी, तो 10 लाख का केवल 10% यहां ट्रांसफर हुआ 1 लाख। अब प्राइमरी कंज्यूमर जो है, प्राइमरी कंज्यूमर को अगर मैं सेकेंडरी कंज्यूमर खा गया तो इस 1 लाख का केवल 10% यहां पर ट्रांसफर होगा, तो 10,000 हो जाएगा। ठीक है, अब इस सेकेंडरी कंज्यूमर को कोई टर्शियरी कंज्यूमर खा गया तो इस 10,000 का 10% कितना हो जाएगा? 1,000 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो मतलब कि हर एक ट्रॉपिक लेवल में केवल 10% के हिसाब से, केवल 10% के हिसाब से एनर्जी का क्या होगा? ट्रांसफर होगा। 90% जो एनर्जी है दे आर यूटिलाइज्ड इन द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, दे आर यूटिलाइज्ड इन द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। बात समझ में आ रही है जी? इसी को कहते हैं 10% लॉ। और ये लॉ प्रपोज किया था लिंडमैन ने, कब किया था? 1942 में किया था। अब ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत से आ सकते हैं कि एक मान लीजिए प्रोड्यूसर है और उसके पास जो है 1 लाख किलो कैलोरी की एनर्जी है, तो उसको आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ट्रॉपिक लेवल में डिवाइड करके दिखाओ। तो भैया 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 1 लाख का 10,000 हो जाएगा। 10,000 का कितना हो जाएगा? फिर 1,000 हो जाएगा। 1,000 का कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको उसको डिवाइड कर देना 10% के हिसाब से, यही लिंडमैन ने कहा था। ठीक है, ये रहा 10% लॉ आपका। चलिए बहुत अच्छा। अब प्यारे बच्चों मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात बाद में करेंगे। हाउ डू आवर एक्टिविटीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। क्या लिखा है देखिए, यहां पर एक क्वेश्चन है स्टूडेंट, मैं क्या लिखा है? हाउ डू आवर एक्टिविटीज अफेक्ट द इन्वायरमेंट, किस तरीके से जो हमारी एक्टिविटी है, कैसे हमारी एक्टिविटी हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रही है। देखिए क्या लिखा है, द शॉर्टनिंग ऑफ द फूड चेन ड्यू टू द मैन्स एक्टिविटी लाइक हंटिंग, पॉल्यूशन, बर्निंग फॉसिल फ्यूल एंड डिफॉरेस्टेशन लीड टू द इम्बैलेंस इन द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोसिस्टम एंड अल्टीमेटली इन फंक्शनिंग द होल बायोस्फीयर। प्यारे बच्चों क्या कह रहा, ह्यूमन एक्टिविटी हमारे जो है पूरे सिस्टम में इतनी बढ़ गई है जिससे हमारा पूरा इन्वायरमेंट खराब हो रहा है। कैसे? जैसे ह्यूमन क्या कर रहा है? हंटिंग कर रहा है। अगर में ह्यूमन ज्यादा शिकार करेगा, हंटिंग करेगा, तो फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगा। ऑर्गेनिज्म का फूड चेन क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। अब फूड चेन डिस्टर्ब हुआ तो जो हमारा पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा। ठीक है, पॉल्यूशन का लेवल देखो बहुत ज्यादा हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बढ़ रहा है। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ, जो अर्बनाइजेशन कहते हैं, जो शहरीकरण हुआ, अर्बनाइजेशन, तो जो शहरीकरण हुआ है, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से भैया सबको क्या चाहिए? घर चाहिए, रोजगार चाहिए,
बात समझ में आ रही है, और खाने के लिए चाहिए। तो उस नीड को फुलफिल करने के लिए जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, अब भाई इंडस्ट्री लगेगी तो पॉल्यूशन होगा, जिससे हमारे एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, फिर लिखा बर्निंग फॉसिल फ्यूल। अच्छा, फॉसिल फ्यूल की जो बर्निंग, फॉसिल फ्यूल क्या हो गया, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, है ना, ये सब फॉसिल फ्यूल है, उनके बर्निंग से भी हमारा इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं देखो, जो ह्यूमन की एक्टिविटी इतना ज्यादा हमारे इन्वायरमेंट के अंदर बढ़ गई है, जिससे हमारा इन्वायरमेंट क्या हो रहा है भैया, अफेक्ट हो रहा है। ये देखो एक इमेज, ये इमेज क्या शो कर रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को, बढ़ती जनसंख्या को। हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर देखो पॉपुलेशन कितना ज्यादा ऐसे शो किया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया है। भैया अगर में पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगा तो सबको रहने के लिए क्या चाहिए, जगह चाहिए, सबको खाने के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए, नीड सबकी बढ़ेगी, नीड बढ़ेगी तो डेफिनेट है कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, तो ये जो हमको इस सारी एक्टिविटीज के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, अगर मैं अपने नेचर को हमें क्या करना है, सेफ रखना है। दिस इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल द सिटीजन। ये कार्य किसी एक व्यक्ति का नहीं है, व्यक्ति विशेष का भी नहीं है। ये जो काम है नेचर को बचाने का, ये सबकी जिम्मेदारी बनती है, सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। ये एक देश का नागरिक और एक जो है जो है जिम्मेदारी हम सभी के ऊपर मतलब बनती है कि इन्वायरमेंट को हम कैसे बचाएं, सेफ करें। ठीक है, चलिए, तो ये तो रहा कुछ बात, हाउ आवर एक्टिविटीज अफेक्ट द इन्वायरमेंट। प्यारे बच्चों, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, यहां पर कुछ और टॉपिक्स है बायोलॉजिकल। चलिए, अगला टॉपिक आपका है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है। ये भी आसान सा टॉपिक है यार, कुछ भी नहीं है। चलिए देखिए, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। द इंक्रीज in concentration of the harmful chemical substances like pesticides in the body of living organisms as each trophic level है बेटा, each trophic level of the food chain is called biological magnification, biological magnification। अच्छा प्यारे बच्चों, आपको ये जो पूरा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है। इसको मैंने एक डायग्राम से आपको समझाने का प्रयास किया है। डायग्राम थोड़ा सा आप ध्यान से देख लें। देखिए यहां पर है वाटर, क्या लिखा है बाबू, लिखा है वाटर, क्या लिखा है, वाटर। अच्छा, वाटर में हम कहें कि मान लो देखो मरकरी कंसंट्रेशन लिखा है, ठीक है, तो मान लो कि मरकरी का कंसंट्रेशन पानी में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्या हम कह दें कि जो मरकरी है, मरकरी इसका जो कंसंट्रेशन पानी के अंदर बहुत ज्यादा है और ये टॉक्सिक है, ये क्या है, टॉक्सिक है। तो मरकरी अगर में वाटर में है तो ये मरकरी एल्गी में जाएगी, वाटर एल्गी क्या करेगा भाई, एल्गी में जाएगी। ये एल्गी जो है यहां पर लिखा एल्गी ईटिंग इंसेक्ट, तो जो इंसेक्ट एल्गी को खाते हैं तो ये एल्गी से फिर ये केमिकल इंसेक्ट में जाएगा, इंसेक्ट से फिर से इंसेक्ट जो इसको खाएगा फिर ये केमिकल यहां जाएगा। ठीक है, इस इंसेक्ट को फिश खाएंगी तो ये टॉक्सिक फिश में चला जाएगा। ठीक है, अच्छा फिश से इस फिश को ह्यूमन खाएगा तो ये टॉक्सिक फिर ह्यूमन में चला गया। तो बाबू जो टॉक्सिन है उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उसका ट्रांसफर हो रहा है एक लेवल से दूसरे लेवल पे। जैसे मैं अगर मैं आपसे सिंपल में कहूं कि यहां पर हमारे पास एक फील्ड है एफिडेंट, एक मेरा ग्राउंड है जहां पर मैं खेती करता हूं और इसमें मैंने कुछ क्रॉप्स लगाई हैं, बात समझना, इसमें मैंने कुछ क्रॉप लगाई हैं, फसलें उगा दी हैं। अच्छा, इस पे मैंने पेस्टिसाइड का छिड़काव कर दिया, मैंने इस पे क्या डाल दिया भाई, पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स। ठीक है, तो पेस्टिसाइड में टॉक्सिन होगा, पेस्टिसाइड में फ्रेंड क्या होगा बोलो, टॉक्सिन होगा। तो जब टॉक्सिन होगा, तो जब टॉक्सिन यहां पर आएगा फिर इस फसल को हम खाएंगे या एनिमल खाएगा। तो अब बताओ कि इस फसल का जो टॉक्सिन है वो एनिमल में ट्रांसफर हो गया, वो कहां पर ट्रांसफर हो गया, एनिमल में ट्रांसफर हो गया। तो इसी को क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, है ना। टॉक्सिसिटी का एक लेवल से दूसरे लेवल में क्या हो जाना, ट्रांसफर हो जाना, क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। आप यहां पर देख सकते हो कि द इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द हार्मफुल केमिकल, तो हार्मफुल केमिकल का ट्रांसफर हो गया एक लेवल से दूसरे लेवल में, यही क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहलाता है। प्यारे बच्चों, में भी समझ में आया होगा आपको।
चलिए बहुत अच्छा, अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नाम है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। अच्छा बताओ, जब जब बारिश होती है तो बारिश होने के दौरान आप क्या करते हो भाई? अगर में बारिश से हमें बचना है तो हम जो है छाते का प्रयोग करते हैं, अम्ब्रेला लेते हैं ना, कि भाई हम बारिश से हमारा बचाव होगा। तो ऐसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में, कहां पर? हमारे एटमॉस्फेयर में एक चादर है, किसकी? गैस की, जिसका नाम है ओजोन। क्या नाम है? ओजोन। फॉर्मूला होता है O3। फॉर्मूला क्या होता है? O3। अब ये जो फॉर्मूला O3 है, जो ओजोन है, ये हमारे धरती से 15 से 30 किलोमीटर ऊपर है। कितना? 15 to 13 किलोमीटर। बात समझ में आ रही है? अब ये होता क्या है, मेरी बात समझो। देखो यहां पर लिखा डिप्लेशन ऑफ ओजोन। स्टूडेंट बात समझो, जो सन से अल्ट्रावायलेट हाई वेवलेंथ की जो रेज आ रही है ना, हाई वेवलेंथ की जो किरणें आ रही हैं, उससे हमें बचाने का काम करती है ओजोन लेयर। तो अगर में ओजोन जो है खत्म हो जाए ना, तो सन से जो डेंजरस, जो हार्मफुल रेज हैं, वो डायरेक्ट सन जो है अर्थ पे आएंगी और ह्यूमन को कॉज करेंगी, स्किन कैंसर तक कॉज हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो अब बात समझो यहां पर ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं। देखो क्या है ओजोन बना कैसे। पहले तो ये समझे कि ओजोन बना कैसे प्यारे बच्चों। देखो ये O2 है, ऑक्सीजन। बात समझोगे ध्यान से, ये O2 है, ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन ने जो सन से, ये सन है, सन से कौन सी रेज आई? अल्ट्रावायलेट रेज आई। तो जो सन से यूवी रेज आई, इस ऑक्सीजन ने इससे कह दिया, मान ले कह दिया भैया हमको ब्रेक कर दो। तो इस अल्ट्रावायलेट रेज ने इस O2 को तोड़ दिया। क्या किया? O+O में क्या किया? तोड़ दिया, टूट गया। ऑक्सीजन क्या हो गया? ब्रेक हो गया बाबू। ऑक्सीजन क्या हो गया? ब्रेक हो गया। जब ऑक्सीजन भैया ब्रेक हो गया, तो अब फिर क्या हुआ कि O2 यहां पर है, O2 में एक ऑक्सीजन क्या हो गया? ऐसे मिल गया। अब बन क्या गया? O3। क्या बन गया? O3। तो जो ये O3 बना, इसी को हम क्या कह देते हैं? ओजोन कह देते हैं। क्या कहते हैं? ओजोन। ये एक गैस है भैया। क्या है? एक गैस है, ठीक है। और एटमॉस्फेयर में इसका होना बहुत जरूरी है। ओजोन एक ऐसी लेयर है जो सन से हार्मफुल रेज को ऊपर ही क्या कर रही है? रोक दे रही है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अब सुनो, अब ओजोन का डिप्लेशन कैसे होगा? जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने घरों में बहुत ढेर सारे ऐसे चीजों का यूज करते हैं, जैसे एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, पोल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। तो कुछ गैसें जैसे एसी में से और रेफ्रिजरेटर में से कुछ गैसेस निकलती हैं, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब देखो जो CFC गैस होती है प्यारे बच्चों, कौन सी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये गैस क्या करती हैं कि इन गैसेस में क्लोरीन होता है। क्या होता है? क्लोरीन होता है। इन गैसेस के अंदर क्या होता है? क्लोरीन होता है। ये गैसेस जाके इसके साथ रिएक्ट कर जाती हैं। किसके साथ? O3 के साथ। O3 के साथ क्या करती हैं? रिएक्ट कर जाती हैं और O3 को फिर से ब्रेक कर देती हैं और ये O3 फिर से कन्वर्ट हो जाता है O2 में। किसमें? O2 में। और जैसे ही ऐसा होता है तो ओजोन लेयर में होल हो गया, ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो गया, ओजोन लेयर टूट गया। बात समझ में आ रही है? तो अब यहां पर एक बात देखो क्या लिखा है, ओजोन मॉलिक्यूल्स इज मेड अप ऑफ 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। देखो 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड टुगेदर। फिर क्या लिखा? ओजोन इज ऑल्सो गैस बट पॉइजनस इन नेचर। जो ओजोन है O3 एक गैस है लेकिन नेचर में पॉइजनस है, ठीक है, लेकिन हमें प्रिवेंट करने का काम करती है भैया, ठीक है। फिर क्या लिखिए? द फॉर्मूला ऑफ ओजोन इज O3। फॉर्मूला क्या होता है ओजोन का? O3 होता है, ठीक। ओजोन लेयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ बिकॉज इट एब्सॉर्ब मोस्ट ऑफ द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन। लिखा है यहां पर, क्या लिखा है? कमिंग फ्रॉम द सन। तो सन से जितनी भी हार्मफुल रेडिएशन आ रही है, हार्मफुल रेडिएशन, ओजोन लेयर क्या करती है? देखो सन से हार्मफुल रेडिएशन आ रहा है, इस हार्मफुल रेडिएशन को जो ये ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर, वो उसको क्या करेगा? यहीं पर रोकेगा भाई। बात समझ में आ रही है? तो अगर में हम पोल्यूशन को ज्यादा बढ़ाएंगे, खासकर जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाली गैसेस बाहर निकलेंगी, तो जो उसमें क्लोरीन होता है, ये क्लोरीन इस O3 के साथ जाकर रिएक्ट कर जाएगा, O3 फिर से O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि ओजोन लेयर टूट गई। और ओजोन लेयर जब टूटेगी तो फिर क्या होगा?
उसकी हैवी वेवलेंथ वाली जो रेडिएशन है वो अर्थ पे आएगी, जिससे ह्यूमन को कैंसर तक हो सकता है। समझ में आ रहा है? ये रहा बेटा ओजोन डिप्लेशन, ओजोन डिप्लेशन। चलिए अब बात करते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है अच्छा ओजोन क्या लिखा, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस इंक्लूड। यहां पर मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए ऐड कर दिया और इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देख लें, चीजें और आपके लिए आसान हो जाएंगी। ठीक, देखिए क्या लिखा है प्यारे बच्चों, यहां पर एक बार देख लें आप क्या लिखा है। ये कुछ एक्स्ट्रा मैंने आपको यहां पर देने का प्रयास किया, अगर मैं समझ में आया तो ठीक है। देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ये तो हार्मफुल गैस है जो ओजोन लेयर को ब्रेक करती है। फिर क्या है, एक है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFCs, ठीक है, HCFCs, ये गैस भी ओजोन लेयर को क्या करती है, ब्रेक करती है। फिर क्या लिखा है बेटा, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन HBFCs, ठीक है, हैलोन्स मेथिल ब्रोमाइड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 कहते हैं, क्या कहते हैं, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड मेथिल क्लोरोफॉर्म। ये इतनी गैसेस हैं जो ओजोन लेयर को ब्रेक करती हैं, तोड़ती हैं, तो इनको जो है रोकना पड़ेगा। इन गैसेस के सिक्रेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? इनका प्रोडक्शन, नॉट अ सिक्रेशन, इनका प्रोडक्शन हमें लेस करना पड़ेगा, तब जाके ओजोन लेयर हमारी बचेगी। तो मेन गैस आप केवल ये याद रखें, CFC, ठीक है, ये मेन गैस है, इसको याद रखें आप। अगर मैं ये वाली गैसेस याद हो सके तो याद कर लें, नहीं तो कोई बात नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, अब प्यारे बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। अरे भैया छोटी क्लास से तुम पढ़ते चले आ रहे हो यार कि बायोडिग्रेडेबल क्या होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो चल थोड़ा सा यहां पर देख लेते हैं, बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, ऐसे मटेरियल जो नेचर में, जो एटमॉस्फेयर में डिकम्पोज हो जाए, जो सड़ गल जाए, उसको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसे मटेरियल जो डिकम्पोज ना हो, जो जल्दी सड़े और गले नहीं, उनको क्या कहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहते हैं। अब चलो देखो यहां पर डिफरेंसेस किया हुआ है, क्या लिखा है, सब्सटेंसेस दैट कैन बी ब्रोकन डाउन और डिग्रेडेड बाय द नेचुरल इन्वायरमेंट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज फंजाई एंड बैक्टीरिया। तो ऐसे मटेरियल जो डिकम्पोज हो जाएंगे, सड़ और गल जाएंगे, ठीक है। फंजाई और बैक्टीरिया क्या करते हैं, जैसे आप सब्जी ले लो, आप कोई वेजिटेबल ले लो, कहीं फेंक दो यार, क्या होगा बोलो, कुछ दिनों के बाद वो सड़ा और गल जाएगा, खत्म हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, तुम्हें मालूम भी नहीं चलेगा यहाँ सब्जी थी। बात समझ में आ रहा है? तो उसको क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहते हैं। फिर क्या लिखा है, दे आर लेस हार्मफुल, या हार्मफुल नहीं होते, बहुत लेस हार्मफुल होते हैं, टू द एनवायरमेंट इफ नॉट प्रेजेंट इन एन एक्सेस अमाउंट। तो हम ये कह सकते हैं सिंपल सा कि जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होते हैं ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट गेट डीकंपोज एट द फास्टर रेट। भैया ये बहुत तेजी के साथ डीकंपोज होते हैं, सड़ते और गलते हैं। सब्जी अगर में आप फेंक देते हो कहीं पर, मान लो आलू है फेंक दिया आपने, तो उसका जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है, जो उसका सड़ने का रेट है, टूटने का रेट है, वो बहुत तेज है, बहुत जल्दी वो फड़गल जाएगा, ठीक है। फिर क्या लिखा है, waste as well its decomposition can be used to production fertilizers biogas and other production, ठीक है बेटा। तो हम जो आपके ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं ना, उनको हम यूज कर लेते हैं फर्टिलाइजर्स के लिए, बायोगैस के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बहुत आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक। अगली बात, दे डोंट कॉज एयर एंड वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन। तो भैया अगर मैं कोई वेजिटेबल सड़ रही है, तो अगर में कोई प्लांट डेड एंड डीके हो रहा है, तो आप सोचो क्या वो सॉइल में पोल्यूशन फैलाएगा? पत्ती पेड़ से गिरी, कुछ दिन के बाद डिग्रेड हो जाएगी, टूट जाएगी, तो क्या पत्ती जब सड़ेगी गलेगी तो उससे क्या इन्वायरमेंट में पोल्यूशन फैलेगा? नहीं फैलेगा। वही कह रहा है कि ये कभी कॉज नहीं करती हैं वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, अनलेस प्रेजेंट इन एन एक्सेस अमाउंट, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, ठीक। यहां पर क्या लिखा है देखो, सब्सटेंसेस दैट कैन बी इजीली ब्रोकन डाउन बाय नेचुरल कंडीशन और बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड रिक्वायर एक्सटेंसिव केमिकल ट्रीटमेंट
टू डिस्पोज ऑफ, मतलब कुछ ऐसे केमिकल होते हैं ना जो नेचर में खुद से डिकम्पोज नहीं होते, उनको हमें केमिकली डिकम्पोज करना पड़ता है। जैसे अगर मैं हम पॉलीथीन की बात करें, प्लास्टिक की बात करें, तो भैया प्लास्टिक को आप ना मिट्टी में दबा दो, कहीं पर बरीड कर दो, दफना दो, 100 साल बाद उसको निकालना वहीं से प्लास्टिक को, डेफिनेटली वहां से उसके पार्ट तुम्हें मिल जाएंगे, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस में आते हैं। ठीक है, फिर क्या लिखा है, दे कॉज मोर हार्म टू इन्वायरमेंट, और ये हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैव रिलेटिवली स्लोअर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन एंड डिकम्पेयर टू बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। प्लास्टिक को आप इन्वायरमेंट में रख दो, आपको क्या लगता है वो बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा, सड़ गल जाएगा? ऐसा होता नहीं है। तो जब जल्दी सड़ेगा गलेगा नहीं तो वो हमारे एटमॉस्फेयर को उतना ही नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, फिर क्या लिखा है, कैन बी रिड्यूस्ड, रीयूज एंड रिसाइकल्ड फॉर डिफरेंट यूज। देखो प्लास्टिक सड़ेगा गलेगा नहीं तो उसको हम क्या कर दें, क्या उसको हम रिसाइकल कर दें, तोड़ दें, मोड़ दें, है ना भाई, फिर उसको जला दें, मेल्ट कर दें, और उसको कोई दूसरा कोई सामान उससे क्या करें, हम बना दें। बात में तो इनके साथ हम बस केवल यही कर सकते हैं, उनको रिड्यूस कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं और रिसाइकल्ड कर सकते हैं। दे आर द रिसोर्स ऑफ, एयर पोल्यूशन करेंगे, ये वाटर पोल्यूशन करेंगे एंड सॉइल पोल्यूशन करेंगे। तो जितने भी नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं वो बढ़ाते हैं एयर पोल्यूशन को, सॉइल पोल्यूशन को एंड वाटर पोल्यूशन को। स्टूडेंट, दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। नोट करें प्यारे बच्चों, इसको डिफरेंशिएट एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और लास्ट टॉपिक आई थिंक आज का। ठीक है, मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। स्टूडेंट, हमारे घरों से ढेर सारे कचरे निकलते हैं। क्या निकलते हैं? हमारे घरों से ढेर सारे अनवांटेड कचरे निकलते हैं। ठीक है, अब भाई कचरा निकलता है तो हम उसको कैसे मैनेज करें? ऐसा तो नहीं है कि राह चलते रोड पे फेंक दें, उससे वाटर पोल्यूशन हो सकता है, सॉइल पोल्यूशन भी हो सकता है, एयर पोल्यूशन भी हो सकता है। डेफिनेटली हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, जहां पर हम अच्छी हवा, अच्छी सांसों को ले रहे हैं, हम उसी इन्वायरमेंट को गंदा नहीं कर सकते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे? तो कुछ तरीका यहां पर है। क्या तरीका है कि सम ऑफ द इंपॉर्टेंट मोड्स ऑफ द वेस्ट डिस्पोजल्स आर, नंबर 1, हम उसको रिसाइकल कर दें। क्या कर दें बेटा? नंबर 1, उसको हम रिसाइकल कर दें। कोई मटेरियल है, प्लास्टिक का है, अगर वो डिकम्पोज नहीं हो रहा उसको रिसाइकल करके उससे कोई नया सामान बना दें। ठीक है, फिर क्या लिखा है, प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट, प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट, फिर क्या, इंसनरेशन, लैंडफिल एंड सीवेज ट्रीटमेंट। और एक एक पॉइंट को मैं आपको अब समझाने जा रहा हूं, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। रिसाइकलिंग, प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट, ठीक है, इंसनरेशन, लैंडफिल एंड सीवेज ट्रीटमेंट। अब प्यारे बच्चों यहां पर देख लो ध्यान से, एक एक टॉपिक को मैं आपको ध्यान से समझा दे रहा हूं। ठीक, चलिए देखिए रिसाइकलिंग क्या होती है, नोट कर लें सारा पॉइंट यहां पर आपको नोट होना चाहिए प्यारे बच्चों, नोट होना चाहिए आपको। चलिए ध्यान से देखिए, आइए ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है रिसाइकलिंग क्या होता है, द सॉलिड वेस्ट लाइक प्लास्टिक, मेटल एंड पेपर एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, द वेस्ट पेपर इज सेंट टू द पेपर मिल्स, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है पेपर की, पेपर मिल्स, वेयर इट इज रीप्रोसेस्ड, इसको रीप्रोसेस कर दिया जाएगा, टू फॉर्म न्यू पेपर, नया पेपर उससे बना दिया जाएगा अगेन। ठीक है, द प्लास्टिक मटेरियल लाइक प्लास्टिक बैग, बकेट्स, बॉल्स, कप, प्लेट्स एक्सेट्रा सेंट टू द प्लास्टिक प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज। तो जो प्लास्टिक है ना उसको प्लास्टिक प्रोसेसिंग फैक्ट्री के अंदर हम भेज दें, वहां से उसको रिसाइकल करके उससे कोई नई सामान बना दी जाएगी। ठीक, चलो फिर क्या लिखा है, प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल पील्स एंड लीव्स ऑफ द पोटेड प्लांट्स एक्सेट्रा कैन बी कंपोज्ड बाय द बरिंग इन द पिट डग इनटू द ग्राउंड एंड यूज्ड टू द मैन्योर। देख बेटा क्या है कंपोस्ट का मतलब, क्या होता है, जो फर्टिलाइजर्स हम बनाते हैं, नेचुरल फर्टिलाइजर्स। तो जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, तो जब ये सड़ गल जाते हैं ना तो इनको हम क्या करते हैं, इससे हम जो है फर्टिलाइजर्स बना देते हैं, मैन्योर, खाद, जो खाद कहते हैं इसके। ठीक है, जो हमारे सॉइल के लिए क्या होता है, बड़ा इफिशिएंट हो जाता है।
ठीक है, फिर देख क्या लिखा है, इंसनरेशन क्या होता है, द बर्निंग ऑफ सब्सटेंसेज एट हाई टेम्परेचर मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म एश कॉल्ड इंसनरेशन। अब कोई ऐसा मटेरियल है जो इन्वायरमेंट में सड़ गल नहीं रहा है, टूट नहीं हो रहा है, डिकम्पोज नहीं हो रहा है, तो हम उसको हाई डिग्री का टेम्परेचर दे दें, लगभग में 1000 डिग्री सेल्सियस का, और उसको मेल्ट कर दें, पिघला दें, राख, ऐश का मतलब होता है राख, ठीक है, और उसको पूरी तरीके से खत्म कर दें जला के, तो इस प्रोसेस को कहते हैं इंसनरेशन कहते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद लिखा है लैंडफिल क्या होता है, द डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट बाय पुटिंग इन लो, ठीक है, लाइंग एरिया ऑफ द ग्राउंड इन कवरिंग विद इन द अर्थ कॉल्ड लैंडफिल। अब कुछ ऐसे मटेरियल अगर में डिकम्पोज नहीं हो रहे हैं तो हम उसको मिट्टी में बरीड कर दे, दफना दे, मिट्टी को थोड़ा सा निकाल के, ठीक है, वहां पर उसको क्या करे, ढक दे, मिट्टी उसके ऊपर फिर डाल दे, उसको बरीड कर दे, दफना दे, उसको क्या कहते हैं, लैंडफिल कहते हैं। अब आ जाइए, सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है बेटा, सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है, द डर्टी ड्रेन वाटर कंटेनिंग यूरिन एंड फीसेस फ्रॉम आवर होम्स बाई द अंडरग्राउंड पाइप्स कॉल्ड सीवेज। देखिए क्या हो रहा है, तो जो हमारे घरों से गंदा पानी निकलता है ना, तो गंदे पानी के अंदर क्या हो सकता है, यूरिन हो सकता है, ठीक है, फीसेस होता है, जो फीसेस हो सकता है, डर्टी मटेरियल, ठीक है, तो इस जो ये सब हमारे घरों से निकल रहे हैं, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हम क्या करते हैं, इनको, इस वाटर को हम ट्रीट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ट्रीट करते हैं कि जो है वो पूरा मटेरियल नीट एंड क्लीन हो सके। देखो क्या हो रहा है, जैसे आप बात समझो, ये पॉइंट ध्यान से समझो, सीवेज ट्रीटमेंट वाला पॉइंट ध्यान से समझो। आप गंगा नदी का नाम सुने, द गंगा होली रिवर है हमारे देश की, ठीक है, धार्मिक नदी है। उस नदी में आप देखो कि मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है बनारस की, वाराणसी की हम कह लें, और वहां का पानी पीती है मान ले, तो भाई उस गंगा में कि जो है कितना सीवेज का वाटर उसी में आ रहा है, ठीक है, तो अब भाई वो गंदा पानी तो पॉपुलेशन भाई पिएगी नहीं, तो क्या होता है, उस पानी को एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, एक बड़ा सा प्लांट होता है, उसमें भेजा जाएगा, उसमें उसको क्लीन किया जाता है, डर्ट मटेरियल को क्या किया जाएगा, फिल्ट्रेट करके बाहर निकाल दिया जाएगा, और जो इफ्लुएंट, जो साफ पानी बाहर निकलेगा, उसको फिर हम रीयूज कर लेंगे, उपयोग में ले लेंगे, उसी को कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। क्या कहते हैं बेटा, सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये तो रहा आपका रिसाइकलिंग, प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट, इंसनरेशन, लैंडफिल एंड सीवेज ट्रीटमेंट रहा, ठीक। अब प्यारे बच्चों आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ जाते हैं, और जिसका नाम है यहां पर लास्ट में बेटा, लास्ट में मैं आपको बस समझा दूं, कुछ टॉपिक्स यहां पर रह गई हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मैंने यहां पर कुछ थोड़े से रखे हुए हैं, बस आप उसको देख लें, और आपका पूरा सेशन आज का यहीं पर खत्म करता हूं। चलिए ध्यान से बस थोड़ा सा आप देख लें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्यारे बच्चों, कहां चला गया भाई, चलिए ये रहा बेटा, देखिए ये रहा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, इस पूरे क्वेश्चन को आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, और इसको बहुत ध्यान पूर्वक आप पढ़ेंगे और लिख के, खासकर राइटिंग करिए इसके ऊपर अच्छे से, ठीक है। देखिए क्या लिखा, व्हाट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, क्या होता है बेटा, एबायोटिक कंपोनेंट होता है और बायोटिक कंपोनेंट होता है, इसके बारे में आप लिखेंगे, एबायोटिक क्या होता है और बायोटिक क्या होता है, ठीक। उसके बाद इन अ फूड चेन ऑफ फ्रॉग, ग्रास, इंसेक्ट एंड स्नेक असाइन द ट्रॉपिक लेवल ऑफ द फ्रॉग। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा, चलिए फ्रॉग तो कह रहा है कि एक जो है फूड चेन है, फूड चेन के अंदर फ्रॉग है, ग्रास है, ठीक है, इंसेक्ट है, स्नेक है, तो असाइन करना है कि भैया ये फ्रॉग का कौन सा ट्रॉपिक लेवल होगा। तो अब यहां पर देखो ग्रास है, तो ग्रास हो गया प्रोड्यूसर, ग्रास को कौन खाएगा, इंसेक्ट खाएगा, ग्रास को कौन खाएगा, इंसेक्ट खाएगा, ठीक है, तो इंसेक्ट आ गया, और इंसेक्ट को कौन खाएगा, फिर फ्रॉग खाएगा, कौन खाएगा, फ्रॉग खाएगा, तो फ्रॉग कौन से टॉपिक लेवल में आ रहा है, इसको अगर मैं T1 कह रहे हो, ये T2 हो गया, तो फ्रॉग कहां पर आ गया, T3 में आ गया। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया एंड फंजाई आर डिकम्पोजर्स वाई,
बैक्टीरिया और फंजाई को डिकम्पोजर्स क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ दे आर ऑलवेज डेड, डिपेंड ऑन द डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। अभी आपको पढ़ाया हूं, पीछे जाके आप लेक्चर को वॉच कर सकते हैं। हाउ वी क्रिएट आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, एक्वेरियम वाला कहानी याद कर लेना। एक्वेरियम लेंगे, उसके अंदर वाटर लेंगे, उसके अंदर एरिएटर लगा देंगे, ऑक्सीजन पंप, मछली उसके अंदर डाल देंगे, मछली का फूड डाल देंगे, सस्टेनेबल इकोसिस्टम बन गया बेटा। ठीक है, 10% लॉ, ठीक है, लिंड्समैन ने दिया था 1942 में। अभी आपको पढ़ाया हूं 100% एनर्जी है किसी के पास, तो अगर में उसको कोई ईट करता है तो उसका केवल 10% एनर्जी ही अगले ट्रॉपिक लेवल में जाएगा, बाकी जो 90% एनर्जी है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर रीयूज हो जाएगी। व्हाट इज द बायोडिग्रेडेबल व्हाट इज द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, अभी पढ़ाया हूं आपको। हाउ कैन वी स्टॉप ओजोन डिप्लेशन, तो ओजोन डिप्लेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं बेटा? CFC, ये जो गैस है इसके प्रोडक्शन को हम कम करना पड़ेगा, लेस कर देना पड़ेगा, रोक देना पड़ेगा। हाउ कैन वी स्टॉप, हो गया। हाउ कैन वी मैनेज गार्बेज प्रोडक्शन, तो गार्बेज अभी पढ़े हो भैया, तो गार्बेज में क्या पढ़े हो? गार्बेज में पढ़े हो आप लैंडफिल, रिसाइकल, इंसनरेशन पढ़े हो आप, एंड सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द आर इन्वायरमेंट प्यारे बच्चों, और आई होप सो आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगला लेक्चर जो मैं आपको कल या परसों तक प्रोवाइड करूंगा बेटा, ठीक है, और उस पूरे लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे लाइफ प्रोसेस की, जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आई होप सो आप हार्ड वर्क कर रहे होंगे और हिम्मत मत हारिए, आप हार्ड वर्क करते रहिए, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी बेटा, बिना डाउट। जो बच्चा हिम्मत नहीं हारेगा, मेहनत करेगा कि आखिरी दम तक हमें भैया साइंस में अच्छा नंबर लाना ही लाना है, और डेफिनेटली आएगा आपका। ठीक है, कल मिलते हैं एक नए वन शॉट फ्रीज के साथ जिसका नाम होगा लाइफ प्रोसेस प्यारे बच्चों। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, हार्ड वर्क करते रहिए।